Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry 9th class NBF chapter number 2. Today we are going to discuss allotropes. Allotropes एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है with respect to MCQs and short questions. इसके अंदर हम लोग फर्दर इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. ओके, अगर हम स्टार्ट लें एलोट्रॉप की बेसिकली डेफिनेशन से, एलोट्रॉपी से, तो एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज एलोट्रॉपी. यानी कि अगर आप एक एटम की एबिलिटी पे बात करें, अभी हम एटम की बात नहीं करें, अभी एटम की एबिलिटी की बात करें, तो जो फिनोमिना है जिसकी वजह से एक एटम, एक एलिमेंट ऑफ एन एटम फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट ऑक्यूपाई या अकर कर सके, उसके पास डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स आ सकें, उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं. अगर हम इसी मैनर में एलोट्रॉप्स की डेफिनेशंस देखें तो ये मैंने 3 लिखी हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई सी भी लिख सकते हैं. एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या बनती है? डिफरेंट फॉर्म्स इन सेम फिजिकल स्टेट. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट फॉर्म्स होना, फॉर्म्स कौन सी वाली? जो फिजिकल फॉर्म्स है वो होना, लेकिन फिजिकल स्टेट सेम रहे. फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी कि कोई सा भी एक एलिमेंट है उसकी फिजिकल फॉर्म सेम है. वो सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा, वो लिक्विड है तो वो लिक्विड ही रहेगा. सिमिलरली गैस भी गैस ही रहेगी, लेकिन उसके स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया, उसके अंदर उसकी फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स चेंज हो गई हैं. दूसरी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं इन डिफरेंट मैनर, लाइक डिफरेंट तरीके से उसके एटम्स जो हैं वो अरेंज्ड है. मैं एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ कार्बन एटम की, क्योंकि हम आगे कार्बन की ही एटम्स की पढ़ेंगे डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, तो लाइक उन्हीं को ही हम आगे लेके चलते हैं. एक मैंने कार्बन के इस तरीके से करके बॉन्ड बनाया, ये हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था. ऐसे करके लेट्स सपोज मैंने कार्बन को अटैच कर लिया. अब ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं इसी के कॉन्ट्ररी एक और बनाती हूँ, इसमें मैंने 3 कार्बन एटम्स ऐसे रखे हैं और 4th वाला में ऐसे लेके चली गई हूँ. इस केस में भी कार्बन हमारे पास C4 ही हैं और इस केस में भी मेरे पास कार्बन C4 ही हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ आया? स्ट्रक्चर में फ़र्क आया. यहाँ पे भी केमिकल कॉम्पोजिशन वही है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही चेन बन रही थी, एक ही चेन में सारे के सारे कार्बन अटैच थे एक दूसरे से. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? एक ब्रांच बन गई ना, एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन वर्टिकली अटैच हो गया. तो ये बेसिकली एलोट्रॉप्स होते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर सेम ही है, फिजिकल स्टेट भी सेम ही है, फॉर्म चेंज हो गई. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल या थर्ड डेफिनेशन देखें तो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स. वही बात कि सेम ही एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे भी कार्बन ही थे लेकिन उनके डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है. अब मैंने तो ये सिर्फ 2 बनाई क्योंकि इस केस में सिर्फ 2 ही बन सकती थी. मैं अगर 5 कार्बन लेती, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और कार्बन लगा लेती हूँ और इस केस में अब C5 हो गए, तो मैं क्या करती? एक कार्बन यहाँ पे और लगा लेती, तो उस केस में क्या होता? ये एक नया मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, ये हमारे पास एलोट्रॉप्स की डेफिनेशंस आ गई. MCQs भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. अब हम इसकी 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को अगर हम डिस्कस करें तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपकी पूरी थ्योरी में लिखे हुए थे और ये मेन पॉइंट्स हैं. अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स की मदद से अपना 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ 2 डायमेंशनल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स. इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेफाइट के अंदर 2 डायमेंशनल की 2 लेयर्स होती हैं. 2 डायमेंशनल भी हैं और वो 2 लेयर्स भी हैं. 2 डायमेंशनल क्या होता है कि लाइक आपको सिर्फ आप उनको 2 साइड से देख सकते हैं, 3D नहीं है, 2D है. ठीक है, और हेक्सागोनली यानी कि 6 कार्बन एटम्स हैं और वो अरेंज्ड है हेक्सागोनल अरेंजमेंट के अंदर. 6 साइड्स होती है ना हेक्सागोन की, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी अरेंज होते हैं. हर कार्बन एटम इट इज़ अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स. हर कार्बन का अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ एक बॉन्ड बना हुआ होता है. अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बना के भी देख लें तो ये एक कार्बन एटम है. लेट्स सपोज ये आगे से इस कार्बन एटम के साथ भी अटैच्ड होगा, इस कार्बन एटम के साथ भी अटैच्ड होगा और आगे से इस कार्बन एटम के साथ भी अटैच्ड होगा. फिर फर्दर ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा और ये भी ऐसे ही होगा. ये हम लोगों ने एक लेयर बना ली. ठीक है, इसको हम एक लेयर कंसिडर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये. ठीक है, ये एक लेयर है और सिमिलरली नीचे जब मैं बनाऊंगी तो वो भी एक पूरी की पूरी लेयर ही होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द 2 लेयर्स.
इस लेयर में और इस लेयर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। ये IMF इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को बताता है। अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का नहीं पता तो मैं एक रफ आपको इसका आइडिया दे देती हूँ, आगे हम लोग उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेज एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे आइडिया क्या है कि अब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको हम एक मॉलिक्यूल कह रहे हैं और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके दरमियान के जो फोर्सेज हैं ये वीक होती हैं, जिनके वीक होने की वजह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी से एसोसिएटेड है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। जाहिर सी बात है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक हैं तो वो हार्ड तो नहीं होगा, वो रिजिड भी नहीं होगा। वो रिजिड इसी वजह से नहीं है क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कम हैं, तो वो स्लाइड कर सकती हैं दो डायमेंशनल लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से। देखो हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो क्यों रफ होते हैं, वो क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके दरम्यान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत स्ट्रांग होती हैं। और लिक्विड्स क्यों स्लिपरी एंड लुब्रिकेंट होते हैं, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत वीक होती हैं। इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू गैस, लेकिन मतलब वीक होती हैं। तो जैसे वो वीक हैं वैसे ये भी वीक हैं और इसी वजह से इनके अंदर एक स्लिपरी सा टेक्सचर होता है। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। लाइक ये तीन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। एक तो ये पॉइंट आ गया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से है। और दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड क्यों हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, हर चीज़ का जो रीज़न है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वीक होना है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन कम है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन कम है। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो इसी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं और इससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो जब वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही तो हमारे पास चार्जेस जनरेट होते हैं ना, और करंट जनरेट होता है। ये 10th में हम लोग डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तो इसी वजह से ग्रेफाइट को हम एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नाउ वी हैव डायमंड। डायमंड का तो हमें खैर काफ़ी अच्छे से आइडिया है भी, लेकिन अब इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं एज शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज़ हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। अच्छा, हमें फर्स्ट पॉइंट से पता चल गया कि हार्डेस्ट होते हैं, तो हमें पता भी है, और हार्डेस्ट होने से हमारे पास एक और चीज़ की गारंटी हो गई है। अगर हम लोग हार्ड कह रहे हैं तो हार्ड होने का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। हम ज़रा कंपेयर करते हैं पीछे वाले जो हमने डिस्कस किए चीज़ों को उनसे। हमने पीछे क्या डिस्कस किया था, हमने पीछे कहा था कि जो ग्रेफाइट है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। क्यों? क्योंकि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी। उससे कंपेयर करें इसको, ये हार्ड है और प्योर भी है, तो इसका मतलब है कि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम का 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास बन जाती है। टेट्रा का मतलब ही क्या होता है, 4, और हेड्रल मतलब हेड्स, लाइक 4 हेडेड शेप हमारे पास बन गई। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थी, हार्ड था, तभी ये हमारे पास, तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई है। देखें, जितनी ज़्यादा कोई चीज़ स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए होगी तो उसको उतना ही टाइम लगेगा मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट होने में। तो जाहिर सी बात है जितना टाइम सेपरेट होने में लगेगा उतनी हीट हमें देनी पड़ेगी और उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होगा। अगेन हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, वीक नहीं थी, तभी इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री नहीं घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स भी स्ट्रांगली अटैच्ड हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री कोई भी नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं है तो फिर हमारे पास तो कंडक्शन होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मौजूद, हमारे पास तो करंट पास होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसी वजह से ये डायमंड्स नॉन कंडक्टर्स होते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, लास्टली वी हैव बकीबॉल्स। बकीबॉल्स को आप बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये भी कार्बन एटम से मिलके बनता है, बल्कि ये 60 कार्बन एटम से मिलके बनता है। इसको हम C60 भी बोलते होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देती हूँ। अच्छा, बकीबॉल्स का दूसरा नाम क्या है, फ्यूलरीन्स। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है और एक फुटबॉल की शेप में होता है। इसके अंदर 20 हेक्सागॉन्स होते हैं एंड 12 पेंटागॉन्स होते हैं। अब ये हेक्सागॉन्स और पेंटागॉन्स किस किस चीज़ से मिलकर बने, ऑब्वियसली सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलके बनते हैं ये। इट इज़ मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि ये 60 कार्बन एटम से मिलके बना है। ईच ऑफ दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स।
यानी कि ये जो 60 कार्बन एटम्स है ना, इसका हर एक जो कार्बन मौजूद है वो अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ मिलकर बनता है, एंड देन वो फर्दर आगे से बॉन्ड बनाते हैं और इस तरीके से हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाते हैं और एलोट्रॉप बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल थी, इसको उन्होंने यहाँ पे डिटेल में इसीलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी ये सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा। आज के दिन हम लोगों ने एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एलोट्रॉफी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एलोट्रॉप्स 3 तरह के पढ़े। सबसे पहले ग्रेफाइट पढ़ा, देन डायमंड पढ़ा एंड देन बकीबॉल्स पढ़े। इन तीनों के अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलोट्रॉप का इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एलोट्रॉपी की डेफिनेशन एज एन एमसीक्यू भी आ सकती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज की वीडियो से रिलेटेड, यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट टिल आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।